हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्रिश एनोस को बताता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। तुम्हें मेरे बारे में इसलिए याद नहीं है क्योंकि किसी ने तुम्हारी मेमोरीज को मिटा दिया था, और जो मेमोरीज तुम्हें याद हैं वो असल में फेक हैं, और तुम्हारे साथ ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉडेस मिलिटिया है। जिसे सुनकर एनोस कहता है कि भला वो ऐसा क्यों करेगी, जिस पर क्रिश कहता है कि अगर मैं तुम्हें उसका कारण बता भी दूंगा तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। तो एनोस पूछता है कि तुम गॉड ऑफ मेमोरीज को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जिस पर क्रिश कहता है क्योंकि अगर मैं तुम्हारी मेमोरीज के वापस आने का इंतजार करता तब तक तो गॉडेस ऑफ मेमोरीज यहाँ से भाग जाता। और इतना कहते ही वो वहाँ पर किसी तरह का मैजिक परफॉर्म करने लगता है, लेकिन बीच में ही वो मैजिक डीएक्टिवेट हो जाता है, और ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि आरके थी। वो आकर एनोस को बताती है कि मेमोरीज के गॉड यहाँ से भाग चुके हैं, जिसे सुनकर क्रिश भी उन लोगों से फाइट ना करने का डिसाइड करके अपने जनरल्स को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, यानी कि भाग जाता है। फिर आगे एनोस आरके से पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज याद आ गई हैं? जिस पर आरके कहती हैं कि नहीं, मुझे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया है। इसी के साथ सीन एनोस के कैसल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी लोगों को ये बात जानकर काफी ज्यादा अजीब लग रही थी कि एनोस द डीमन किंग का कोई बायोलॉजिकल फादर भी है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना था। हाँ, लेकिन उन लोगों को इतना जरूर याद था कि क्रिश को उन्होंने एनोस के ड्रीम्स में देखा था। तभी हम देखते हैं कि आरके वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। उसे देखकर एनोस सभी को रेस्ट करने का कहकर अकेले में आरके से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर आरके उसको बताती है कि उसने कई लोगों की मेमोरीज देखी, लेकिन उसे उन पेपर्स में उसकी मेमोरीज कहीं पर नहीं दिखी। ऐसा लगता है कि मानो कायनात नहीं चाहती कि उसे उसकी मेमोरीज याद आए। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं एक बहुत वीक गॉड हूँ। यह सुनकर एनोस उसे थोड़ी सी हिम्मत देने के लिए एक बार फिर उसे सपने में आने की बात करता है, जिसके साथ ही वो लोग एक साथ फिर से सोते हैं, और फिर हमें उनके सपने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी आर के जंगल में क्रिश से मिलने के लिए जाती है, और फिर क्रिश उसे जंगल के और अंदर लेकर जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे एक बड़े से जलते हुए ब्लू लाइट के सामने लेकर आता है, जिसे डिवाइन प्रेयर भी कहते हैं, और फिर वो कहता है कि अगर तुम खुद को इस ब्लू लाइट के अंदर डाल दो तो तुम काफी सारी पावर्स को हासिल कर सकती हो। जिसके साथ ही वो उसके गले में एक रिंग को भी समन करता है, ये कहकर कि यह तुम्हें गुड लक देगी। और ये होने के बाद आरके मैजिक यूज करने का ट्राई करती है, जिसमें वो काफी हद तक सक्सीड भी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मैजिक सर्कल गायब होने लगता है, जो देखकर क्रिश उसकी मदद करता है। और फिर इसके कारण होता यह है कि उस सर्कल में से लाइट निकलकर सीधे आरके के पहने हुई रिंग के अंदर चली जाती है, और फिर इसी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा और भयानक ड्रैगन अपीयर होता है, जो देखकर आरके एकदम घबरा जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आरके के पास एक ड्रैगन का कोर है, जिसे खाने के बाद ही ड्रैगन्स अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, और इसी वजह से ड्रैगन्स आरके के पीछे पड़े थे, ना कि एनोस के पीछे। और जो वो लेटर क्रिश ने आरके को दिया था, ये कहकर कि उसमें एनोस का कोई सीक्रेट लिखा हुआ है, वो सीक्रेट और कुछ नहीं बल्कि ये था कि आरके एनोस की रियल सिस्टर नहीं है। वो तो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहा था ताकि ड्रैगन उसे चोट ना पहुंचा सके। लेकिन फिर क्रिश यहाँ पर आगे ये भी कहता है कि अगर ये ड्रैगन तुमको खा लेता है तो तुम फिर से रीइंकार्नेट हो जाओगी, और इस बार ड्रैगन फिर तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, मगर छोटी सी प्यारी सी मुन्नी सी आरके है तो एक बच्ची ना यार। जाहिर सी बात है कि ड्रैगन के खाने वाली बात सुनकर वो बहुत ज्यादा डरने लग जाती है, लेकिन क्रिश उसे समझाता है कि एक बार ड्रैगन ने काफी सारी सोल्स को खा लिया तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म होना तय है। लेकिन आरके उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने भाई को आवाज लगाने लगती है, लेकिन लगता है इस भुक्कड़ ड्रैगन को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। वो उसे कच्चा ही खा जाता है और फिर जोर की दहाड़ लगाता है। लेकिन तभी ढंटाड़न एंट्री होती है छोटे एनोस की। ये सब देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो क्रिश पर अपने मैजिकल पावर से अटैक कर देता है। लेकिन क्रिश भी कुछ कम नहीं होता है, उसका बैरियर काफी ज्यादा कड़क था, एनोस उसे हिला तक नहीं पा रहा था। और फिर अगले ही पल क्रिश एक ही झटके में उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, मगर तभी एनोस एक बार फिर मैजिकल अटैक कर देता है, जिससे क्रिश डिवाइन प्रेयर की तरफ जाने लगता है। और इतना ही कम नहीं होता है कि आग में घी डालने का काम ड्रैगन कर
देता है क्योंकि वो अपनी पूंछ से क्रिश को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे क्रिश सीधा ट्यूं डुम जाकर डिवाइन प्रेयर में जाकर गिरता है और फिर धीरे धीरे करके उसकी बॉडी गायब हो जाती है। लेकिन फिर एनोस देखता है कि हीलिंग मैजिक का यूज करने पर भी आरके के जख्म भर ही नहीं रहे थे और इसीलिए फिर वो आरके से कहता है कि मैं इतना स्ट्रोंग नहीं हूँ कि तुम्हें हील कर पाऊँ, इसीलिए मैं रीइंकार्नेशन स्पेल का यूज करने के बारे में सोच रहा हूँ। देखो, तुम्हारा सोर्स ड्रैगन के सोर्स के कारण मॉडिफाई हो गया है और इसके कारण मैं ये भी नहीं बता सकता कि तुम कब, कहाँ और किस रूप में पुनर्जन्म लोगी, और हो सकता है कि शायद तुम्हें हमारी मेमोरीज भी याद ना रहे। जिस पर आरके कहती हैं कि अरे भैया आप चिंता मत करिए, मैं तैयार हूँ, अब मैं अकेली रहने से नहीं डरती हूँ। जिसके बाद छोटा एनोस अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो इमोशनल होकर कहता है कि मुझे मेरे बर्थडे के प्रेजेंट के तौर पर चाहिए कि अगले जन्म में तुम मेरी रियल ब्लड रिलेटेड छोटी बहन बनकर आओ। जिस पर बेचारी आरके रोते रोते हाँ में जवाब देती है और इसके साथ ही वो भी गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद एनोस खुद से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा कि आरके को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देगा। इसके साथ ही सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर आरके कहती हैं कि आपने तो कहा था कि वो मिलिटिया हैं जो 2000 साल पहले एनोस से मिलने के लिए आई थी। फिर आगे वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें क्रिश की आवाज सुनाई देती है जो उन लोगों को मिलने के लिए बुला रहा था। वो कहता है कि उसे उन दोनों के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। फिर क्या, एनोस और आरके तुरंत उसके पास चले जाते हैं और यहाँ पर क्रिश रिवील करता है कि वो गॉड ऑफ मेमोरीज को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड का गॉड है और वो सरफेस पर रहने वाले लोगों पर अटैक करके उन्हें खत्म करने की साजिश कर रहा है और एक डीमन होने के नाते वो अपनी कंट्री को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता है और इसीलिए वो एनोस को अपने साथ मिलकर उस गॉड को खत्म करने का कहता है। जिस पर एनोस अबे फट साफ साफ मना कर देता है, ये कहकर कि हाँ वो सरफेस को तो बचाएगा लेकिन बिना उस गॉड को खत्म किए। जिसे सुनकर क्रिश कहता है कि तुम ना एक नंबर के घमंडी हो, लगता ही नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो। जिस पर एनोस कहता है सेम हियर, तुम भी इतने कमजोर हो कि मुझे लगता ही नहीं है कि तुम मेरे बाप हो। ये लो भाई साहब, बाप एक नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। तो वही क्रिश यहाँ पर साशा और मीशा को भी एक गॉड कहकर पुकारता है और वो इनसे बात तो ऐसे कर रहा था मानो वो लोग 2000 साल पहले मिल चुके हो, लेकिन इन दोनों लड़कियों को तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है भाई। तो फिर वो याद दिलाने के लिए एक कहानी भी सुनाता है कि सालों पहले की बात है, गॉड्स ने एक रिंग अंडरग्राउंड और सरफेस के लोगों के बीच में दी थी, लेकिन फिर सरफेस वालों ने आधी रिंग चुरा ली और अपने साथ लेकर चले गए और फिर उसके कारण हुआ ये कि तब से ही दोनों के बीच में लड़ाई चालू है उस पूरी रिंग को पाने के लिए। ये सब हुआ उसी गॉड की वजह से जो कि असल में साशा और मीशा हैं और इसीलिए वो यहाँ पर एनोस को वॉर्न भी करता है कि तुम इन दोनों से संभल कर रहना, ये कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। धोखा मतलब प्यार वाला नहीं, दोस्ती वाला। आगे क्रिश ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन दिमाग के किसी कोने में अपने बाप की ये बात जरूर याद रखना। तभी एनोस को ऑब्वियसली इसकी बातों पर कुछ विश्वास तो हो नहीं रहा था। वो उसकी बातों को काटते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरी छोटी बहन के बारे में कुछ बता सकते हो, क्योंकि तुम कहते हो ना कि तुम मेरे फादर हो और तुम्हें वो डिवाइन प्रेयर वाली बात तो याद होगी ही जिसे तुमने खूब इंजॉय किया होगा। जिसे सुनकर क्रिश कहता है अच्छा, तो तुम्हें अपनी कुछ मेमोरीज याद आ गई हैं। डिवाइन प्रेयर असली में गॉड्स का बनाया हुआ एक जजमेंट फाउंडेशन है और रही बात तुम्हारी सिस्टर की, तो क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ तो मैं इतना तो तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी कोई भी छोटी बहन नहीं है। जिसे सुनकर एनोस कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तो क्रिश कहता है अरे नहीं, इसका एक और आंसर भी हो सकता है और वो ये है कि तुमने जिन मेमोरीज को देखा है वो फेक भी हो सकती है। गॉडेस ऑफ क्रिएशन मिलिटिया ने 2 से 3 लेयर का मैकेनिज्म लगाया है तुम्हारी मेमोरीज पर और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो मेमोरीज अभी तुम्हें याद आ रही हैं वो फेक है। देखो वो गॉडेस ऑफ क्रिएशन है और कोई नहीं बता सकता कि उसने तुम्हारी मेमोरीज के साथ क्या किया होगा, लेकिन अभी भी एनोस ये सब मानने से मना करता है। तो क्रिश उसे फिर से समझाते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अजीब ही कोइंसिडेंस है। 2000 साल पहले तुम अपनी छोटी बहन से बिछड़ गए और अभी अचानक से वो तुम्हारे सामने आ गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है,
बल्कि चमत्कार है और चमत्कार सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं। तभी उसके पीछे से अचानक से आग निकलने लगती है जो कि सीधा जाकर सरफेस को हिट कर रही थी। क्रिश एक बार फिर एनोस को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए कहता है, लेकिन एनोस उसे साफ साफ मना कर देता है। तो फिर क्रिश वहाँ से चला जाता है और फिर एनोस और उसके साथी भी ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं उस आग को सरफेस तक पहुँचने से रोकने के लिए। वो लोग आगे क्या करना है इसके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी एक और धमाका होता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरफेस तबाह हो जाएगा। और फिर यह सब देखकर एनोस तुरंत अपनी डिमोनिक आइज का यूज करके उस अटैक को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अब ये सब देखकर वो लोग समझ गए थे कि सिटी में अब कई सारी जगहों पर ऐसे ही धमाके होने वाले हैं और इसीलिए एनोस तुरंत बाकी सबको सभी अटैक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए भेज देता है। तो वहीं इधर आरके को वापस से उदास देखकर एनोस उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? जिस पर आरके कहती है कि मैं भी सभी लोगों को बचाना चाहती हूँ। जिस पर एनोस कहता है, और ये काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता मेरी बहन। और अब उसकी बहन क्या गुल खिलाएगी यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।